नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद, लेकर का हाजिर अपना खास कार्यक्रम क्रॉस फायर, जिसमें बात करेंगे जम्मू कश्मीर के पुंछ की। जी हां, जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में शनिवार शाम को भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकवादी हमले किए गए। हमले में 5 सैनिक घायल हुए और इनमें से एक जवान शहीद हो गया। हमला करने वाले आतंकवादियों की तलाश लगातार की जा रही है। पूछताछ के लिए सुरक्षा बलों ने 6 स्थानीय लोगों को भी हिरासत में लिया है। सूत्रों के मुताबिक इन स्थानीय लोगों पर हमले में आतंकियों की मदद करने का संदेह है। वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र के मंदिर कहे जाने वाले देश में जाबाजों की शहादत पर सियासी ताने बाने बुने जा रहे हैं। पहले पुलवामा अटैक पर सवाल उठे और अब पुंछ आतंकी हमले पर विवादित बयान सामने आए हैं। कांग्रेस नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि यह कहकर उन्होंने विवाद दरअसल खड़ा कर दिया कि सेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला बीजेपी का चुनाव पूर्व स्टंट था। उधर फारूक अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमारे सिपाही रोज शहीद होते हैं, लेकिन वो खामोश है। अब बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस शहीदों का अपमान कर रही है, पर बड़ा सवाल यह है कि क्या अब चुनाव में जनता के मुद्दे कम पड़ गए हैं, जो शहादत पर भी सियासत होगी। राजनीति का स्तर इतना क्यों गिरता जा रहा है, आज होगी इसी पर चर्चा। लेकिन देखिए उससे पहले यह खास रिपोर्ट। ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का दान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना, ये बीजेपी को आता है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय वायुसेना के काफिले पर हुए हमले पर अब सियासत तेज हो गई है। इसे लेकर कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह ने पहले राजनीतिक बयानबाजी की। एक बयान ये दिया है कि पिछले इलेक्शन में जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, हमारे 40 जवान शहीद हो गए और उन पे अटैक हुआ। आज तक सरकार ने ये पता नहीं किया कि वो अटैक किसने किया, कौन लोग उसके जिम्मेवार हैं। अब फिर इलेक्शन आया है, फिर हमारे जवानों पे अटैक हुआ, फिर जवान शहीद हुआ। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि ये कौन लोग हैं जो ऐसे अटैक करवाते हैं, आप उनको सामने क्यों नहीं लेकर आते? चन्नी के वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को चुनावी स्टंट बताने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इतनी ओछी राजनीति करती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी कांग्रेस गंभीर नहीं है और ये भी दिखता है कि कांग्रेस, जिसके राज्य में हजारों किलोमीटर भूमि एक्साइचिन एरिया में लद्दाख के ऊपर भी चलेगी, जो चीन ने कब्जा कर लिया, पाक अधिकृत कश्मीर बन गया, कच्चा थीवू आइलैंड दे दिया, और अब हमारी सेना को कमजोर करने के लिए कहते हैं कि परमाणु हथियारों को नष्ट कर देना चाहिए, और अब उसके बाद एक और घटिया बयान दे दिया। ये ओछी मानसिकता कांग्रेस की दिखती है, जो सर्जिकल स्ट्राइक पर, एयर स्ट्राइक पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है, और डोकलाम के समय हमारे सैनिकों के साथ खड़े होने के बजाय राहुल गांधी जी चीन के डिप्लोमैट्स के साथ रहते हैं। ये कौन सी मजबूरी है कि कांग्रेस ने हमारी सेना की शूरवीरता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और हमारी सेना के साथ खड़े होने के बजाय चीन के अधिकारियों के साथ खड़े रहे। चरणजीत सिंह चन्नी की स्टंटबाजी वाली टिप्पणी पर बीजेपी नेता गौरव वल्लभ ने भी कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में इससे बुरी बात कोई नहीं कह सकता। आप जब कनाडा शिफ्ट हो गए थे, वो स्टंटबाजी कहलाती है। किसी व्यक्ति की शहादत पर आज एक एयरफोर्स का जवान शहीद हुआ, उसका परिवार आपकी बात सुन रहा होगा चन्नी साहब, तो आपको कोस रहा होगा कि देश के राजनेता इस तरह की हल्की बात आज देश के सामने कर रहे हैं। आपके पास क्या सबूत है? एक व्यक्ति ने देश के लिए अपनी शहादत दे दी, चन्नी साहब कह रहे हैं ये स्टंटबाजी है। पहले पुलवामा में भी कांग्रेस के लोगों ने स्टंटबाजी बोला था, आज चन्नी साहब देश की कुर्बानी को स्टंटबाजी बोलते हैं। लानत है आपकी सोच पर, आपके ज्ञान पर। अगर स्टंटबाजी है ना, तो मैं कहता हूं देश के हर व्यक्ति को ऐसी स्टंटबाजी, हर युवा को ऐसी स्टंटबाजी चाहिए कि देश के लिए कुर्बान हो जाए। देश के लिए कोई कुर्बान होता है, कांग्रेस का नेता बोलता है, पूर्व मुख्यमंत्री, छोटा व्यक्ति नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री बोलता है कि ये स्टंटबाजी है।
तो वहीं आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने भी इस हमले पर पीएम मोदी पर तंज कसा। नौजवान जो शहीद हो जाते हैं, अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ा करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। रामकृपाल यादव लगातार ये बात कह रहे हैं। पूरे देश में एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की तैयारियां चल रही हैं, चुनावी मुद्दों पर राजनीतिक दलों के बीच वार पलटवार चल रहे हैं, ऐसे में देश के जाबाजों की शहादत पर सियासी बयानबाजी कई सवाल खड़े करती है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ था। इसे लेकर विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो रहा है। इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट बताया जा रहा है। चुनाव में जनता के मुद्दों पर राजनीति समझी जा सकती है, पर जब जान पर खेलकर देश की रक्षा करने वाले जाबाजों पर ही सियासत शुरू हो जाए तो सवाल उठता है कि क्या अब चुनाव जीतने के लिए सैनिकों की शहादत को भी नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल जिन आतंकियों ने सेना के काफिले पर हमला किया, उनकी तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो क्रॉस फायर पर दरअसल समझने की कोशिश यही करेंगे कि शहादत पर सियासत क्यों, या फिर बार बार अगर शहीदों का इस तरीके से अपमान किया जाएगा तो कोई भी सहन क्यों करेगा, और क्यों ये नेताओं के बड़बोले बोल हैं जो अपने ही देश की सेना पर सवाल उठाते हैं, उनके धैर्य पर सवाल उठाते हैं, उनके बलिदान पर सवाल उठाते हैं, उनकी कुर्बानी पर सवाल उठाते हैं। आज इस टॉपिक को समझने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले उन सभी का तारुफ मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ इस वक्त धीरेन्द्र तायल साहब जो कि प्रवक्ता है बीजेपी की तरफ से, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका जनतंत्र टीवी पर। साथ ही साथ विजय कौशिक साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के नेता है। विजय जी बहुत बहुत स्वागत आपका भी जनतंत्र टीवी पर। इनके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी साहब जो कि रक्षा विशेषज्ञ भी हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत जनतंत्र टीवी पर। साथ ही साथ हमारे साथ मुदस्सिर राणा साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर साहब आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। तो सबसे पहले धीरेन्द्र तायल साहब मैं आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए केंद्र में हो या फिर राज्य में, सब जगह आप ही की सरकार है, लेकिन जिस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं उस पर जमकर सियासत हो रही है। ये वक्त ऐसा नहीं है या फिर मौके का तकाजा ऐसा नहीं है कि हम शहादत करें, शहादत पर हम सियासत करें। सवाल ये है कि बार बार हमले हो रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके जो सियासत है शहादत पर वो कम क्यों नहीं हो रही है? क्यों हम भूल जाते हैं कि ये वो जवान हैं जो हमारे लिए दिन रात खड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी हमने इन्हें क्या सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति बनाकर के छोड़ दिया है? पहले रिएक्शन सबसे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और मेरा ख्याल है हम सब की ओर से हमें जो कॉर्पोरल विक्की पहाड़े हैं उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। उसके बाद हम आगे आते हैं जो प्रश्न आप पूछ रही हैं। तो मेरे ख्याल है इस देश का कोई भी नागरिक, कोई भी एक भी नागरिक जो चन्नी जी ने कहा उससे सहमत नहीं हो सकता। उनकी अपनी पार्टी उससे सहमत नहीं है। खड़गे जी ने, राहुल जी ने भी इस इंसिडेंट को कंडेम किया, लेकिन उन्होंने चन्नी की स्टेटमेंट को कंडेम नहीं किया। वहां से शुरू होती है। सबसे पहले तो चन्नी जी से राजनीति शुरू होती है। राजनीति इसके ऊपर शहीदों पे राजनीति भाजपा कभी नहीं करती, लेकिन चन्नी जी ने सबसे पहले उनकी मानसिकता, जो कांग्रेस की मानसिकता, वो सामने आती है कि यह स्टंट होगा। क्या कोई अपने आदमी को, अपने बच्चे को, अपने युवा को कोई मरवाएगा स्टंट के लिए? उनको अपनी सिर्फ राजनीति दिख रही है। और जो उनके शीर्ष नेता हैं उन्होंने एक मिनट में अपने आप को उसकी स्टेटमेंट से डिसएसोसिएट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि हम स्टेटमेंट का खंडन करते हैं, क्योंकि उसमें उनकी राजनीति जुड़ी है। ऐसा ना हो कि चन्नी का जो इलेक्शन है वो खतरे में पड़ जाए। ठीक है। तो ये विजय कौशिक जी, शहादत पर सियासत क्यों? क्या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति जो आरोप बीजेपी लगा रही? जी सबसे पहले तो बात ये है कि जब हम सियासत की बात करते हैं तो सैनिकों के बारे में कोई बात उठाना सियासत नहीं। अमेरिका जैसे देश में भी अगर वहाँ के सैनिक, उनकी कहीं शहादत होती है तो वहाँ के लोग सरकार से पूछते हैं। क्यों? क्योंकि अगर सरकार की कमी है तो पूछा जाएगा। ये देश के बच्चे हैं, देश के युवा हैं, देश के नागरिक हैं जिनकी शहादत हुई है, और उस शहादत पर अगर सरकार की गलती है या कहीं राजनीति दिख रही है और चन्नी ने उसको लेकर सवाल उठाया है तो दो चीजें हैं।
या तो भारत सरकार सर चन्नी बेहतर के होता खिलाफ मुकदमा कौशिक दर्ज साहब करे। एक मिनट, सुनिए, मैंने सोचा था कि पहले सबसे एक एक रिएक्शन लूंगी, उसके बाद में चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन आप मुझे बीच में टोकने पर मजबूर कर रहे हैं। काश आपने पूछा होता कि सरकारी इंतजाम कहाँ थे, काश आपने पूछा होता कि यह हमला हो कैसे गया, काश आपने पूछा होता कि राज्य में किसकी सरकार है, केंद्र में किसकी सरकार है, आप सब लोगों की जो जांच एजेंसियां उनका फेलियर कैसे साबित हो रहा है। लेकिन आपने माफ कीजिएगा सर, ये सब नहीं पूछा। आपकी तरफ से पूछा क्या जाता है सर, एक सेकंड, आपकी तरफ से पूछा क्या जाता है, जिन चन्नी साहब का आप जिक्र कर रहे हैं वो ये पूछते हैं कि बीजेपी का चुनाव पूर्व स्टंट था, ये किसी की शहादत को वो चुनाव पूर्व स्टंट बता रहे हैं, ऐसे पूछेंगे आप? सुन तो लीजिए, बोलिए। चन्नी का बयान कांग्रेस का बयान नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर चन्नी ने इतना खतरनाक बयान दिया है तो भारत सरकार की जिम्मेवारी बनती है वो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे और इस मामले की सच्चाई जनता के सामने रखे। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर इतना गंभीर आरोप कि वो चुनावों के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। क्योंकि आपको याद होगा कि पुलवामा कांड के बाद में एक डीएसपी देवेंद्र भुल्लर को गिरफ्तार किया गया था भारत सरकार द्वारा। उसने खुलासा किया था कि वह अपने अधिकारियों के आदेश पर आतंकवादियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता था और उसके बाद भारत सरकार ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध ली थी। मुकदमा दर्ज होगा तो चन्नी सबूत देगा, सीधी सी बात है, सबूत देगा, नहीं देगा तो जेल जाएगा। इस तरह से इस तरह के मामलों में एक राजनीतिकरण करना गलत है, कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं किया। वही हम मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सुनिए, जब पुलवामा में शहादत हुई हमारे सैनिकों की तो मोदी जी और भाजपा के लोगों ने सैनिकों की वर्दी बोर्डबाजी को लेकर इतनी राजनीति की कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके ऊपर रोक लगाई थी कि आप सैनिकों की वर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उनका नाम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप उनके बोर्ड पर फोटो नहीं लगाएंगे। तो इस देश में अगर कोई राजनीति कर रहा है शहादत के ऊपर तो वो मोदी जी और उनके गुर्गे कर रहे हैं और कोई नहीं। शहादत का अगर देखिए, सीधी सी बात है सर, मेरा तो अपना एक ये कहना है कि अगर शहादत को आप नहीं समझ सकते हैं या फिर शहादत का सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान भी मत कीजिए और उस पर राजनीति तो बिल्कुल भी मत कीजिए। तेजेंद्र पाल त्यागी जी के पास में जाऊंगी। त्यागी जी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, शहादत का मतलब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो बेशक ना आए, लेकिन सियासत के लिए हुजूर शौक और भी है, मेरा इतना सा कहना है। त्यागी साहब, ठीक कह रही हैं आप। ये लोग एक बात नहीं समझ रहे, वो ये कि आज का सिपाही 1947 का कम पढ़ा लिखा सिपाही नहीं है। आज वो पढ़ा लिखा है, उसके हाथ में एक स्मार्ट मोबाइल है, वो टेलीविजन भी देखता है और उसे अपने नेताओं के आचरण और भाषण का पता लगता रहता है। और उसके दिमाग में क्या ये नहीं आना मुमकिन है कि मैं ऐसे लोगों के लिए जान दूं जो मेरी जान की कुर्बानी को स्टंट समझे, और अगर ये उसके दिमाग में आ जाता है तो फिर क्या होगा? आज हिंदुस्तान में केवल एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बचा है जिसे फौज कहते हैं, जो उसके अलावा कोई दूसरा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जहां इतनी कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन और ईमानदारी हो। आप उस ऑर्गेनाइजेशन को भी पॉलिटिक्स में घसीटेंगे तो ये देश के लिए बुरा होगा। अब मैं जरा सी बात पूछता हूँ कि क्या 144 करोड़ के देश में ये पॉसिबल है कि 4 आतंकी आए, हमारी सेना के 2-4 लोगों को मार जाएं और हम चुपचाप देखते रहे? ये क्यों होता है? क्योंकि जो स्लीपर सेल्स है वो स्लीपर सेल्स भी इनइफेक्टिव होते अगर उन स्लीपर सेल्स को राजनीतिक सपोर्ट ना होता। अब बताइए, एक आदमी ये कह रहा है 7% के ऊपर जीते हुए ये माननीय सांसद श्री फारूक अब्दुल्ला जी कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां पहन रखी हैं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, पीओके को लेकर दिखाइए। क्या हम बिल्कुल सही कहा। देखिए, बाहर वालों से तो बाद में निपट लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा जो निपटने की जरूरत है वो अपने अंदर, अपने घर बैठे अपने आस्तीन के सांपों से निपटने की जरूरत है हमें, क्योंकि जब तक इनका साथ मिलता रहेगा और तब तक वो ऐसे ही आएंगे, नापाक को अपने कामयाब करेंगे और चले जाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मुदस्सिर राणा साहब बैठे। राणा जी, क्या लग रहा है वाकई में, क्या अब चुनाव में जनता के मुद्दे कम पड़ गए हैं? जो शहादत पर भी सियासत हो रही है, आपका राजनीतिक अनुभव क्या कह रहा है? बिल्कुल, अगर जब हम ये बात कर रहे हैं तो ये बदकिस्मती के साथ ये बात कर रहे हैं कि जब किसी का, इस वक्त किसका बेटा जो शहीद हुआ या किसी का
बच गया, किसका पति या किसी का बेटा शहीद हुआ है और इस चीज पे राजनीति हो रही हो या इस चीज पे डिबेट हो रही है, ये बड़ी बदकिस्मती है। दूसरी चीज अगर हम ये कहें कि ये चीजें हुई कैसे या ये चीजें होती कैसे, वो उस पे भी बड़े सवाल खड़े होते हैं। और जो अभी इस पे जो ये बातें कर रहे हैं उन पे भी कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं दोनों तरफ से, क्योंकि पिछले 70 सालों से हम इस चीज से जूझ रहे हैं। हर रोज मतलब कहीं ना कहीं अगर पुलवामा की बात करें, उसके बाद भी बात करें, तो हम तो रोज देखते हैं ये चीजें, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में यहाँ कवर भी कर रहे हैं और यहाँ देख भी रहे हैं, यहाँ पे ये चीजें सामने आती हैं। हम ज्यादा इन चीजों को महसूस कर सकते हैं बनस्बत जो दिल्ली में रहते हैं या इस पे राजनीति करते हैं, उनसे ज्यादा हम समझते हैं, क्योंकि इस वक्त किसी का बेटा जो इसका शिकार हुआ है शायद वो इससे ज्यादा समझ सकता है। और जो राजनीति करते हैं उसको वो इनको इस चीज का फायदा मिलता है। कहीं ना कहीं जो इल्जाम लगा रहे हैं उनको भी फायदा मिल रहा है और कहीं ना कहीं जिन पे इल्जाम थे उनको वो भी इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। और ये चीजें हो रही, ये बहुत बदकिस्मती है देश के लिए भी और जो राजनीति है उसके लिए भी ये बहुत बदकिस्मती है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र साहब बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं। सर, सवाल दरअसल देखिए इसलिए उठ रहे हैं कि चाहे कोई भी हो, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी, कोई सी भी पार्टी हो, लेकिन वो शहादत पर सियासत करने से बाज नहीं आती है। आपने भी कहा कि शहीदों की शहादत पर, जब मैंने आपसे पहले सवाल किया था धीरेन्द्र जी, आपने कहा कि इस पर कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर हम किसी मंच पर खड़े हैं, किसी चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, हमारे सामने लाखों की भीड़ है और उस मंच पर खड़े होकर हम ये कहते हैं कि नौजवानों और देश के युवा वोटर्स, आपका पहला वोट शहीदों के नाम जाना चाहिए, तो सर कौन कर रहा है राजनीति शहीदों के नाम पर? बताइए जरा आप। मैं नाम नहीं लेना चाह रही, बहुत बड़े नेता का संबोधन है ये। आपका लास्ट सेंटेंस कट गया, रिपीट कर देंगे प्लीज? मैं ये कह रही हूं सर, आपने मेरी बात से इत्तेफाक रखा, आपने कहा कि शहीदों की शहादत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब चुनावी मंच से भरी चुनावी सभा में लाखों लोगों की भीड़ के सामने हमारे ही देश के प्रधानमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट देश के शहीदों के नाम, तो सर राजनीति कौन कर रहा है? बख्श तो कोई भी नहीं रहा ना सर। देखिए, उसमें एक कॉन्फिडेंस इस देश को देना, आप मानेंगे कि जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, मैं तो ये भी कह सकता हूं कि देश का जेंडर बदल गया। इंडिया सॉफ्ट स्टेट नहीं है। मोदी जी खुल के कहते हैं कि ये वो देश है जो घुस के मारता है, घर में घुस के मारेगा। वो कॉन्फिडेंस हमें अपने युवा को देना है कि हम यूएन में जाके चूचू नहीं करेंगे कि हम डोजियर बना के दे रहे हैं, अंदर जाएंगे, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ठोकेंगे, मारेंगे। ये कॉन्फिडेंस देना, ये राजनीति नहीं है। ये अपने देश के शहीदों की शहादत को भी राजनीति में घेर लेंगे। राजनीति में शहादत को किसने घेरा है? हाँ। राजनीति में शहादत को घेरा चन्नी ने। इसीलिए मैं तो पूछना चाहता हूं आज कौशिक जी से, क्या वो चन्नी की स्टेटमेंट को कंडेम करते हैं या नहीं करते हैं? साफ साफ बताएं, एक शब्द में करते हैं या नहीं करते हैं? कौशिक साहब, दूसरा एक कंप्लीट करूं जी। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस ये काम कभी नहीं करती। मैं एग्जांपल देता हूं कांग्रेस क्या काम करती है। मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं, कहते हैं हमारी मदद कीजिए मोदी को हटाने में। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं जो चाइना का ड्रैगन है इसको डीफैंग करो, इसके दांत निकाल दो। उनसे वो ट्वीट डिलीट करवाया जाता है। डोकलाम में जब सेनाएं सामने खड़ी हैं, राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में जाते हैं, डिनाई करते हैं मैं गया, तो क्या करने गए थे, बाद में चाइनीज एम्बेसी रिलीज करती है कि वो आए थे। ये विश्वासघात जो आस्तीन के साथ की बात आपने की, वो कांग्रेस ऐसा काम कर रही है, इसीलिए उनसे ये टॉलरेट नहीं हो रहा कि यहाँ हो क्या रहा है। एक और सवाल सीधा सीधा कि अगर ये शहादत हुई तो चन्नी जी ये क्यों कह रहे हैं कि भाजपा को इसके फायदा होगा? मतलब वो समझते हैं कि देश की सुरक्षा करना, देश के लोग ये समझते हैं कि देश की सुरक्षा अगर कोई करेगा तो भाजपा करेगी, कांग्रेस इसमें समर्थ है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ये सवाल पड़े उनके लिए, लेकिन वो बताएं क्या वो चन्नी को जवाब ले लेती हूँ। कौशिक साहब, जिन्ना की मजार पर लाल कृष्ण आडवाणी चादर चढ़ाने क्यों गए थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने और उनकी माता जी को गिफ्ट देने क्यों चले गए थे? सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा के बगल में छुरी मुंह में राम राम है। अब इनके डायलॉग, इस डिबेट में बिरयानी की एंट्री होने वाली है। हाँ, बोलिए सुनिए ना, इनके डायलॉग सुनिए। राहुल गांधी जी चाइना के साथ मिलकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। राहुल गांधी जी पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पर कब्जा करना चाहते हैं। पाकिस्तान जश्न मनाएगा अगर राहुल गांधी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे।
चाइना जश्न मनाएगा। अरे भैया मोदी जी, तुम्हारी सरकार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि एक राहुल गांधी कभी चाइना के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है आपके मुताबिक, कभी पाकिस्तान के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है। तो इस देश की जो जांच एजेंसियां हैं, रॉ है, आईबी है, सीबीआई है, कर क्या रही हैं? क्या एक देश विरोधी आपके मुताबिक जो लोग हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलकर इस देश की राजनीति को हैंडल कर रहे हैं, और आपकी पार्टी क्या कर रही है? सरकार में रहकर डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शहादत पर जब राजनीति करती है और भाजपा और सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगाती है, तो क्या सवाल नहीं उठेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं उस शहादत में भी मोदी सरकार का ही हाथ दिक्कत हो? तो यही ना, राजनीति का स्तर जो है इतना गिरता जा रहा है। कौशिक साहब माफ कीजिएगा, आप हो या बीजेपी हो, आप हो या बीजेपी हो, सर कोर्ट चाहे कुछ भी कहता रहे, कह रहा है कहने दो, अब तो उसकी मर्यादा के बाहर नहीं रखा जाता। सर साहब आपको याद होगा उसको बचाने के लिए, फांसी रुकवाने के लिए आप ही लोग पहुंचे थे, आधी आधी रातों को कोर्ट खुलवा देते हैं आपसे, और यहाँ आम आदमी घिसता रह जाता है, कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाता है, उसके लिए कभी कोई खड़ा नहीं होता। आपने ये सवाल किया है, नहीं खड़ा होता सर कोई भी उसके लिए। 30 सेकंड में जवाब सुन लो। ठीक है, पूरा कीजिए जवाब। देखिए, अजमल कसाब को फांसी हमने दी, अफजल गुरु को फांसी हमने दी, ठीक है। हमने पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि भारत में लोकतंत्र है, चाहे हमारे यहाँ आतंकवादी हो या कोई भी हो, हम उसे कानूनी रूप से पूरी लड़ाई लड़ने का मौका देते हैं। लेकिन फांसी दी ना। और मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने आज देश की छवि इतनी खराब कर दी है, मुझे कहना नहीं चाहिए, कि अमेरिका भारत के खिलाफ खुली रिपोर्ट बना रहा है, कनाडा आए दिन हमारे खिलाफ बकवास कर रहा है, और हमारा पड़ोसी मुल्क श्रीलंका हमारे खिलाफ बकवास कर रहा है, भूटान बकवास कर रहा है, नेपाल ठीक है। बकवास कर रहा है, कौशिक जी आपने कई सवाल उठाए यहाँ पर, और समझिए कोशिश हम ये कर रहे हैं कि शहादत पर सियासत क्यों, मेहरबानी करके बंद कीजिए शहीदों को अपने चुनावी स्टंट में शामिल करने पर। सभी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना होगा, ब्रेक के उस पार आऊंगी तो मैं आगे बढ़ाऊंगी इस चर्चा को, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए जनतंत्र के साथ। क्या आप दुबले पतले कमज़ोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वज़न नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया शरीर को लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिएं। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक टालें। अत्यधिक नमक, मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। क्या जिम जाने से सेहत बन सकती है? नहीं।
क्या काजू बादाम किशमिश मेवे खाने से सेहत बन सकती है? नहीं। क्या घी दूध खाने से सेहत बन सकती है? नहीं, क्योंकि सभी को लगता है कि सेहत तो सिर्फ खाना खाने से बनती है, लेकिन सेहत सिर्फ खाना खाने से नहीं बल्कि उसको पचाने से बनती है। और जब तक कि खाया पिया लगेगा ही नहीं, आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है, इसका कोई भी नुकसान नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। समझने की कोशिश यही कर रहे हैं कि आखिर शहीदों की शहादत पर सियासत में, इसके लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी की तरफ से धीरेन्द्र तायल साहब, कांग्रेस की तरफ से विजय कौशिक साहब और रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी साहब और मुदस्सिर राणा साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले मैं तेजेंद्र पाल त्यागी जी अब आपके पास आऊँगी, आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। सर, जब इस तरीके की कोई खबर सामने आती है और हमारे जवान शहीद होते हैं, बहुत अफसोस होता है सर, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से चैन की नींद हम सो पाते हैं। और आपने तो ये अनुभव भी किया होगा कि किस तरीके से कैसे फैमिली से अलग रहते हैं, सब कुछ छोड़ते हैं, घर बार, आंधी बरसात तूफान, किसी की बिना परवाह के आप लोग डटे रहते हैं। लेकिन जब इस तरीके से आप ही लोगों की शहादत पर सियासत होती है, मनोबल कितना गिरता है एक सैनिक का, एक जवान का? जी, अमेरिका का प्रेसिडेंट हो या जर्मनी का चांसलर हो, अगर वो यूक्रेन में आता है तो सबसे पहले उसको ले जाया जाता है उस दीवार पर जहां पे शहीदों के चित्र लगे हुए हैं। शहीदों के सम्मान में युवाओं को ये कहना कि आप इनको सबसे पहले ध्यान में रख के, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये देश में शहीदों के प्रति इज्जत और गर्व को पैदा करने वाली है। अब हालांकि मैं डिप्लोमेट नहीं हूं, लेकिन क्योंकि आज का सिपाही पढ़ा लिखा है, दो सवाल उठते हैं मेरे दिमाग में कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के यहाँ किसी शादी में चले गए, उसके बाद में उन्होंने वहां की ISI को पठानकोट में बुला लिया। कल्पना करिए, सोच के देखिए लॉजिकली कि अगर ऐसा ना किया होता तो क्या
जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई और बालाकोट स्ट्राइक की गई, इंटरनेशनल कम्युनिटी चुप रही, किसी ने चू नहीं किया। अब तीसरी बात देखिए, एक जमाना था, मैं जम्मू एंड कश्मीर में सर्विस कर चुका हूं, जब हम किसी आतंकी को घर में जाते थे ढूंढने के लिए और हमें पता लगता था कि वहां छुपा हुआ है, तो बोलते थे सर्च वारंट लाइए। जब तक सर्च वारंट लाते थे वो आतंकी चला जाता था। हमने कहा अच्छा सर, कम से कम हमको टेलीफोन टैप करने की इजाजत दे दो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, ये तो मानव अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कि फौज के हाथ पीछे बांध दिए और हमें एक बैठी हुई बत्तख बना दिया। आज आपको क्या डिफरेंस ये नजर नहीं आता कि आर्मी के हाथ तो खुले हैं, हालांकि कमी बहुत है। ये ना समझे कि जो प्रेजेंट सरकार है उसने सारी चीजें दूर कर दी। मेरा उसमें कहना ये है, यूनिफाइड कमांडो इंटेलिजेंस एजेंसी को चौकन्ना किया जाए, क्योंकि वो इंटेलिजेंस एजेंसी कहाँ है जिन्होंने, हमने अब तक कम से कम 100 आतंकियों को पकड़ा है। अगर अच्छा इंटेलिजेंट ऑफिसर हो तो एक आतंकी से 40 स्लीपर सेल की पूरी जन्म कुंडली खंगाल सकता है। तो हमको कैसे नहीं पता लग रहा कि स्लीपर सेल कहाँ पे है, लेकिन फिर भी ऐसा हो रहा है, वो शायद राजनीतिक संरक्षण की वजह से। तो इसलिए और तीसरी बात, मैं एक बात और 10 सेकंड मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई समस्या आदमी से बड़ी नहीं होती। 60,000 सिपाही हर साल भरी जवानी में रिटायर होते हैं। अब तो उसमें अग्निवीर भी मिल गए हैं। अगर इन सिपाहियों को सरहद के ऊपर थोड़ी बहुत कृषि की जमीन देके बसा दिया जाए तो मजाल है कि कोई ड्रग स्मगलर या आतंकी घुसपैठ हो जाए। ये किया जा सकता था, ये किया भी गया है। ये अंडमान और निकोबार के निकोबार आइलैंड में किया गया। वहां के एक आइलैंड को उन फौजियों ने हिंदुस्तान का सिंगापुर बना दिया है। तो ये किया जा सकता है, चाइना में भी किया गया है। तो ये चीजें, और इसके अलावा इंटेलिजेंस एजेंसी। और तीसरा एक बड़े कमाल की बात, जब कोई एक्शन होता है बोलते हैं साहब घात लगा के हमला किया। भाई जो बीजेपी की तरफ से है वो सुन ले, ये सुनते सुनते कान पक गए। घात लगा के हमला किया मतलब एम्बुश किया। एम्बुश का जवाब अगर तुरंत ना दिया जाए तो सिर पटक के मर जाइए, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हो रहा है, सर्च हो रही है, कुछ नहीं मिल रहा। और वो जो रिएक्शन टाइम है वो कैसे कम करें, क्योंकि आधे फोर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, आधे बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं यहाँ पर कर्नल साहब, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं यहाँ पर। धीरेन्द्र तायल जी, है कोई जवाब? सारे जवाब हैं जी। कर्नल साहब की बहुत सारी बातों से मैं सहमत हूँ। हाँ। जो इंडिया का एक टॉप का स्कूल है राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज, यही है कि ये तो सहमत रहते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं। इलेक्शन हो जाएंगे फिर भूल जाएंगे। बालाकोट हुआ, उसके बाद क्या हुआ, जवाब के बाद क्या हुआ, आऊंगी मैं आपके पास। इलेक्शन आ गए फिर वही चीजें हो गई। ठीक है, जैसे कह रहे हैं, जैसे रैलियों में कह रहे हैं, पिछली बार भी जैसे कहा, आज तक वही सूरत हाल है, कुछ तो बदलो। ठीक है, आप जवाब ले लीजिए ना, अब सर आप जवाब ले लीजिए। ठीक है, मुदस्सिर जी आऊंगे आपके पास। जवाब जी, तायल साहब जवाब दीजिए। धीरेन्द्र जी, जो इंडिया का टॉप का स्कूल है राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज, मैं उसका खुद पढ़ा हुआ हूँ और मेरे जो क्लास फेलो सारे हैं, सबसे बात हुई और कर्नल साहब ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा कि सेना को स्ट्रेंथन किया गया, वहां पे पावर दी गई और उसका रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट ये निकला है कि 370 हटाने के बाद 66% डिक्लाइन है टेररिस्ट एक्टिविटी में, 81% डिक्लाइन है जो सिविलियन किलिंग्स में और 48% डिक्लाइन है सिक्योरिटी पर्सनल की किलिंग्स में। तो सरकार कर रही है जो काम, वो एप्रिशिएबल है, कोई गायब तो नहीं हो जाएगा, लेकिन एक दिल धड़कता है सरकार का उसके लिए, अपने सैनिकों के लिए। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे जो सवाल पूछे ना तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि क्या वो चन्नी को कंडेम करते हैं, ना उन्होंने डिनाई किया कि मणिशंकर अय्यर वहां जाके सपोर्ट मांग रहे थे मोदी को हटाने के लिए। अगर अडवाणी गए, अगर मोदी गए, अभी मैं आऊंगी कांग्रेस के बाद तो विजय कौशिक जी से आपके सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन अभी जो तेजेंद्र पाल त्यागी जी ने बोला कि हमारा इंटेलिजेंस कहाँ है, वो कैसे काम कर रहा है, क्यों आतंकवादी घात लगा करके आ जाते हैं, अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देकर भाग भी जाते हैं, हम कहते रह जाते हैं कि ढूंढ रहे, सर्च ऑपरेशन जारी है, कैसे वो आ जाते हैं, कैसे घात लगाते हैं और कैसे हमें पता नहीं चल पाता है सर?
हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि जो इंसिडेंट्स हैं 66% कम हुए हैं, तो किसी इंटेलिजेंस की वजह से ही कम हुए होंगे ना। बिना इंटेलिजेंस के तो अपने आप से तो कम नहीं हो गए। तो कितनी इंटेलिजेंस बढ़ी है तभी 66% कम हुए हैं। अगर सिविलियन किलिंग्स 81% कम हुई हैं तो किसी इंटेलिजेंस की वजह से हुई हैं, क्योंकि कोई सीरियस है इस बात का राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाह रहा। तो वो जो काम हुआ है, जो फौज कर रही है, जो सरकार उनको सपोर्ट। मुदस्सिर राणा साहब, क्या वाकई में इतना काम हुआ है जो गिना रहे हैं धीरेन्द्र तायल साहब? इनसे ये भी पूछ लीजिए कि आज इलेक्शन का माहौल है, इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, हर जगह से एडिशनल फोर्सेस मंगवाए गए, तब भी जब ये चीजें सामने आ रही है तो ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है तो और क्या है। ये किताबों पे या जो सर्वे पे गिने हुए ये चीजें जो बता रही है वो ग्राउंड पे कभी कहीं दिखी नहीं रही है। इनसे पूछो कि प्रैक्टिकल में क्या किया आपने। आखिरकार जवाब हर साल यही कहते हो कि इस साल डिक्लाइन हुआ है, अब आखिरी हदूद पे पहुंच गई है मिलिटेंसी, तो क्यों खत्म क्यों नहीं हो रही है? आखिर कब तक ऐसे? मुदस्सिर साहब, आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगी बहुत माफी के साथ। बड़ी खबर यह है कि दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर यह बड़ी खबर, दिल्ली सीएम केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश की गई है। जी हां, दिल्ली एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। सिख फॉर जस्टिस से फंड लेने का आरोप जो है वो लगा है, और साथ ही साथ 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेने का भी आरोप लगा है। तो इस वक्त की अहम खबर, बड़ी खबर, मतलब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एनआईए जांच की सिफारिश जो की गई है। इस समय अभी फिलहाल ये कह सकते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर राह अभी और ज्यादा आसान नजर उनकी नहीं आ रही है, क्योंकि बाकायदा दिल्ली एलजी की तरफ से एनआईए जांच की सिफारिश जो है वो की गई है, और सिफारिश में कहा गया है कि सिख फॉर जस्टिस से फंड लिया है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। साथ ही साथ आरोप यह भी कि अमेरिकी डॉलर लेने का भी 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेने का भी आरोप लगा है। तो फिलहाल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनकी मुसीबतों में और ज्यादा इजाफा होता नजर आ रहा है। दिल्ली एलजी ने एनआईए जांच की सिफारिश की है। तो चलिए वापस अपनी डिबेट का रुख करते हैं, हम चर्चा का रुख करेंगे यहाँ पर। और दरअसल मुदस्सिर राणा साहब, मैं आपसे एक चीज समझने की कोशिश कर रही थी, आप वहाँ के वासी हैं, आप बहुत बारीकी से वहाँ की जगह को समझते होंगे। जी विजय जी, आऊंगी मैं आपके पास, एक मिनट। तो मुदस्सिर साहब, क्या वाकई में धारा 370 के बाद बदला है जम्मू कश्मीर? हालात बदले हैं? आपको लग रहा है कि जैसे जो कह रहे हैं यहाँ पर धीरेन्द्र तायल साहब के 60% ही सही, लेकिन बदलाव हुआ है, हकीकत में बदलाव है जमीनी स्तर पर? बदलाव तो दिख रहा है, जैसे उस टाइम हो रहा है, उस टाइम किलिंग्स हो रहे हैं, वो आज भी हो रही है। जैसे दावा कर रहे हैं कि स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही, वो उसमें कई सच्चाई है, वो सच है कि स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही। बाकी वैसा का वैसा ही है। अगर यहाँ सच में बदलाव आया होता तो बीजेपी के कैंडिडेट यहाँ कश्मीर में होते। इन्होंने मैदान छोड़ के भाग गए, वो सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। अगर यहाँ हालात इतने सुधारे होते तो ये लोगों के पास जाते, वोट मांगते। ये भी बहुत बड़ा सच है। दूसरी चीज है, पुलिस में अभी हमला नहीं हुआ है, इससे पहले भी पिछले साल भी हमला हुआ है। अगर हम अभी साउथ कश्मीर की बात करें, वहां पे भी इस दौरान भी हमला हुआ है। जो यहाँ के सिविलियन थे, पंजाब से शायद वो थे, उन पे भी हमला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे दावा कर रहे हैं वो सारी जमीन पे सच्चे हैं। बेबुनियाद दावा है। बीजेपी ने उतना कुछ नहीं किया है जितना ये बड़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। ठीक है जी, देवेंद्र पाल जी, इसका कोई डेटा अगर इनके पास होगा तो बड़ा अच्छा होगा, क्योंकि एक रैंडम स्टेटमेंट, और मैं आपको डेटा दे देता हूँ, ठीक है? अगर इनके पास उसका काउंटर हो तो आई वुड वेलकम दैट काउंटर। डेटा मैं देता हूँ। 2018 में, वहां से कंपेयर कर रहा हूँ, टेररिस्ट इनिशिएटेड इंसिडेंट थे 228, और नवंबर 2023 तक, नवंबर 2023 तक वो रह गए थे 43। एनकाउंटर थे 2018 में 189, और 2023 में 48। सिविलियंस 55 पहले थे, अब थे 13। सिक्योरिटी पर्सनल किल्ड इन एक्शन पहले थे 91, अब थे 25। स्टोन पेल्ट इंसिडेंट्स अगर हम देखें 2000 में थे 2654, 2023 में थे 0। ये मैं डेटा दे रहा हूँ, पब्लिश्ड डेटा। तो ये कहना, क्योंकि मैं वहां का वासी हूँ इसलिए मेरी बात मान लो। बीजेपी जो कह रही झूठ कह रही है, मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। मैं एक्चुअल राणा साहब, है आपके पास कोई जवाब? आंखों के साथ बात कर रहे हैं सर, ऐसा नहीं है कि धारा 370 के बाद कुछ नहीं बदला। बदला है, तस्वीर बदली है। क्या इस बदलाव को हम देखना नहीं चाहते, या फिर ये बदलाव हमें नजर नहीं आ रहा? ऐसी बात होती तो बीजेपी का कैंडिडेट क्यों नहीं है? सच में बदले, इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा कश्मीर से?
जी आपने बोला मैं चुप रहा। राणा साहब, सवाल ये है कि देखिए ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं बदला है, बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदला है वहाँ पर, इसका अंदाजा आपको भी होगा। तो ये बदलाव हम देखना नहीं चाहते हैं या फिर नजर नहीं आ रहा है? क्या 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 बदलाव हुआ इसके बाद? हाँ, कुछ नहीं हुआ। मैं देख रहा हूँ यहाँ जमीन पे कवर कर रहा हूँ, ग्राउंड पे कवर कर रहा हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता हूँ। मैं देख रहा हूँ मेरे को पता लगा, मैंने के पास देखा, हालात दे रहा था तो मैंने कहा, लेकिन ये दिखाने की पर्दे में से देख रहा हूँ। पहले कंसिस्टेंसी थी, अब चुनाव वैली की तरफ ये शिफ्ट होगी, उतना ये हो गया है। बाकी अगर ये कश्मीर की बात करें, चुनाव वैली को छोड़ दें तो ये कश्मीर को भी अब जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो हिस्से किए, अगर इनकी बात ये सोचते हैं कि अब चुनाव वैली कश्मीर का विजय कौशिक साहब, हाँ, विजय कौशिक साहब, आपके ऊपर अनुराग ठाकुर की तरफ से एक बड़ा आरोप ये लगा, उन्होंने कहा कि इस घटिया मानसिकता कांग्रेस की क्या होगी इससे ज्यादा, जिन्होंने अपने सेना के जवानों को सशक्त करने के बजाय, हथियार देने के बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया है। बड़ा आरोप आपके ऊपर, और सीधा सीधा कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रही है। नेताजी, जो मोदी जी इस देश के लोगों को फर्जी वैक्सीन लगवा सकते, उनसे घटिया इस देश में दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। इस देश की महिलाओं का मंगलसूत्र वैक्सीन के माध्यम से छीनने वाले लोगों को कराते हैं। कांग्रेस आ गई तो आपकी संपत्ति छीनकर मुसलमानों में बांट दी जाएगी, आपके मंगलसूत्र छीनकर मुस्लिमों को दे दिए जाएंगे। ये कैसी भाषा है, ये कैसी राजनीति है? बहरहाल कश्मीर की बात, मुस्लिमों से तो सर सभी को बहुत मोहब्बत है सर, ये इतना प्यार इश्क मोहब्बत पता नहीं मुसलमान कहाँ लेकर जाएंगे, जो किसी भी पार्टी का कमी नहीं होता सर, बहुत इश्क मोहब्बत है मुसलमानों से। अपनी बात कीजिए। हाँ। अगर मोदी जी मानते हैं कि कश्मीर में इन्होंने बहुत काम कराए हैं और मोदी जी के नाम की हवा बह रही है, तो कश्मीर घाटी में मोदी जी की पार्टी ने उम्मीदवार क्यों नहीं उतारे? किस बात का डर था इनको? इन्हीं की सहयोगी रही महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है मालूम है आपको? उन्होंने कहा कि धारा 370 में जो अनुच्छेद में बदलाव किए गए हैं वो केवल इसलिए किए गए हैं कि जम्मू कश्मीर की जो लिथियम और गोल्ड की माइंस हैं वो इनके पूंजीपति मित्रों के हवाले की जा सकें, अडानी अंबानी के। और यही आरोप लद्दाख में लगा है मोदी जी के ऊपर कि वहाँ अवैध खनन चल रहा है, वहाँ चाइना की सेना लद्दाख तक घुसाई है अंदर तक, फिर भी मोदी जी चुप हैं और इनके जो मित्र हैं वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लूटने में लगे हुए हैं। तो ये तो मोदी सरकार की असलियत है, इसको समझ लीजिए। आज ये कहते हैं कि भाई अगर किसी सैनिक की शहादत हुई और ये सवाल उठा कि भाई शहादत क्यों हुई, तो ये कहेंगे कि जी ये। चलिए ठीक है, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ यहाँ पर लगातार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर बैठे हुए हैं यहाँ पर तेजेंद्र पाल जी। तेजेंद्र पाल सर, जिस तरीके से देखिए लगातार ये बयानबाजी हो रही है, स्टंट हो रहा है, कि आप भी वाकई मान रहे हैं कि राजनीति का स्तर जो है वो इतना गिरता जा रहा है कि अब हमारे पास मुद्दों के बजाय हम शहीदों की शहादत पर ही सियासत करेंगे? जी बिल्कुल, राजनीतिक स्तर बेइंतहा गिरता जा रहा है, बेइंतहा गिरता जा रहा है। और जो फौजी है वो ये सोच रहा है, देखिए पहले तो फौजी को ये समझ ले कि इस देश में जो 144 करोड़ के देश में केवल 13 लाख की फौज, उसकी 1% से भी कम, वो 8000 किलोमीटर समुद्री तट की रक्षा करे, वो 9000 किलोमीटर जमीनी सरहद की रक्षा करे। और जब भी कभी कोई प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आए, फौज को बुला लो, स्थिति नियंत्रण में हो जाए। लिहाजा वो फौज का सिपाही जो बोलेगा, क्योंकि वो सच्चा है, वो कर्तव्यनिष्ठ है, वो अनुशासित है, वो सच बोलेगा। अभी जो है हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, मैं नहीं जानता कौन है ये कह रहे थे कश्मीर में कुछ नहीं बदला। क्यों साहब? क्या वहाँ पहले पिक्चर हॉल चलते थे? क्यों साहब? क्या वहाँ पे टूरिज्म जो आज है पहले उतना था जो अब बढ़ गया? क्यों साहब? क्या वहाँ पे IIM, IIT और जो फैक्ट्रीज हैं, क्या उनके अंदर इजाफा नहीं हुआ? और हम तो जानते हैं कि हमारे बहुत सारे प्रोग्राम श्रीनगर में अभी आयोजित किए जा रहे हैं। क्या ये पॉसिबल होते पहले? तो ये कह देना एक ब्लैंकेट कि कुछ नहीं बदला, ये गलत है। उतना नहीं बदला जितना चाहते हैं, ये बात तो मान लेते हैं। राणा साहब बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, बात करते, लेकिन डिबेट जो है वो किसी दूसरे मुद्दे पे है। उस हवाले से मैं कह रहा हूँ कि कुछ नहीं बदला। अगर डिबेट डेवलपमेंट पे होगा, उस पे भी हम बात करेंगे, उस पे भी मैं कहूंगा कि क्या बीजेपी पे सर, मतलब ये क्या करेगा? आप डिबेट के हिसाब से स्टेट को यहाँ पर डिफाइन करेंगे सर?
आप डिबेट के मुद्दे के हिसाब से स्टेट को डिफाइन करेंगे यहाँ पर। वैसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात कर रही होती कि सब कुछ बदल गया तो आप तो ये कहते बदल गया, अब बात है यहाँ, तो आप ये क्या मतलब टॉपिक के हिसाब से डिफाइन करेंगे अपने राज्य को? मैं कह रहा हूँ कि जो डिबेट जो था, डिबेट किस चीज पे था? डिबेट इस चीज पे था कि राजनीति और जो शहादत हुई थी मुदस्सिर साहब, डिबेट चाहे टॉपिक कुछ भी हो, मैंने आपसे ये पूछा कि क्या वाकई 370 के बाद हालात बदले कि नहीं बदले? तो जो सच है वही तो कहेंगे आप इस सवाल के जवाब में। आप डिबेट के टॉपिक के हिसाब से थोड़ी ना अपना जवाब तय करेंगे, जो हकीकत है वही रखेंगे ना। नहीं, मेरे कश्मीर के अंदर दिल है। हम समझते हैं कि जो शहादत हुई है वो किसी के बच्चे हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि किसी अपने का मरना क्या होता है। हम इस पे ये नहीं कहते हैं जैसे बीजेपी वाले इस पे सियासत करते हैं, या जैसे कर्नल साहब कह रहे हैं कि हम बात किसी और चीज पे कर रहे हैं और आप ये कह रहे हो कि वहाँ पे बदला है या ना बदला है। किसी का बेटा शहीद हुआ है वो आपको लोगों को नहीं दिख रहा है। आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे जो IIT खुल रहे हैं, IIM खुल रहे हैं, वो तो दूसरी चीज है। वो तो हर किसी स्टेट में है। तो यहाँ बहुत बड़ी 21वीं सदी में यहाँ ये खुल रहे हैं, IIT खुल रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के आप ये कह रहे हैं कि विकास तो हो रहा है, लेकिन आतंकवाद जो रोड़ा बना हुआ है वो अपनी जगह है, आतंकवाद का खात्मा नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। आतंकवाद कहाँ खत्म हो रहा है? शाम के 6 बजे यहाँ दुकानें बंद होती है। जो बाहर से बेचारे मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं उनको क्या कहा जा रहा है कि आप 5 बजे दुकानें बंद करके घर में बैठो। ये है बदलता हुआ कश्मीर। ठीक है विजय कौशिक साहब, बेटे मरेंगे नेता लड़ेंगे, देश पहले या वोट पहले, जान जाए पर सियासत ना जाए, ऐसा क्यों? कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो किस स्तर तक गिरने के लिए तैयार है। जब वो बहुत ज्यादा गिरेगी तो कुछ तो दूसरे दल गिरेंगे ना, दूसरे दल के नेता भी गिरेंगे। आपको लगता है कि ये जो वक्त है, इस वक्त जो वक्त है देश में सर, चुनाव का लोकतंत्र चल रहा है, आपको लग रहा है इस वक्त में बीजेपी कोई भी ऐसा रिस्क लेगी कि वो शहीदों को ही, शहादत पर अपने आप को ही घेरेगी ऐसे टाइम में जब वो ये दिखा रही है कि सब कुछ चंगा है, कश्मीर में सब कुछ हालात बेहतर है? आपको लग रहा है ऐसे वक्त में इतना बड़ा इल्जाम अपने ऊपर लेगी? जो पार्टी पुलवामा हमले को कैश कर सकती है, आप सतपाल मलिक को भूल गई है शायद, राज्यपाल थे वहाँ। लेकिन सर सतपाल मलिक मुझे बहुत अच्छे से याद है, जब तक उनके पास सत्ता रही, पद रहा, कद रहा, जुबान पर एक लफ्ज नहीं आया उनकी। लेकिन जब पद का सब कुछ चला गया तब वही पार्टी बुरी हो गई। कैसे यकीन करें उनके ऊपर सर, कैसे यकीन करें? मुझे बहुत अच्छे से याद है सतपाल मलिक साहब, जब उन्हें सब कुछ मिल रहा था तब जुबान बंद थी उनकी, सील थे होठ उनके, लेकिन जब सब कुछ चला गया तो वही पार्टी बुरी हो गई। सत्ता का लालच है सर, ये लोभ है सत्ता का। आप उन्हें देशभक्त नहीं कह सकते सतपाल मलिक को। नेताजी चलो आपकी बात मानिए, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ आपसे ही। जब मोदी जी पर आरोप लगा था कि पुलवामा अटैक के दौरान वो शूटिंग में व्यस्त थे और शूटिंग में ही व्यस्त रहे, पता लगने के बाद भी, जब मोदी सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण ये दिया गया था कोई शूटिंग नहीं हुई, लेकिन जब वही कार्यक्रम डिस्कवरी पर प्रसारित हुआ था तो पूरे देश के सामने उनकी पोल खुल गई थी ना कि उस समय वो अटैक के वक्त में शूटिंग कर रहे थे डिस्कवरी प्रोग्राम के लिए और उन्होंने अपनी शूटिंग पर ब्रेक नहीं लगाया था। ये खबर मिलने के बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर रोक लगानी पड़ी पुलवामा हमले के बाद कि भाई आप सैनिकों की शहादत का इस्तेमाल राजनीति के लिए नहीं करेंगे। यही सब दिक्कत जो है ना वो यही है कौशिक साहब। देखिए जो मुद्दे हमें उठाने चाहिए ना, हम उन्हें सिलसिलेवार तरीके से नहीं उठाते। आप पूछिए, सरकार से सवाल पूछिए, और जब जो सरकार में होता है उसकी जवाबदेही बनती भी है। लेकिन अगर हमारा तरीका बदल जाता है ना तो फिर वो कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट नजर आता है, जैसे कि आपके भी उन्होंने कहा चन्नी साहब ने। चलिए एक फाइनल कमेंट से बस की तरफ मैं आ रही हूँ, फाइनल कमेंट की तरफ सबसे, क्या अब वाकई चुनाव में जनता के मुद्दे कम पड़ गए, जो शहादत पर भी सियासत होगी? जल्दी से एक रिएक्शन सबका इसी सवाल के साथ। धीरेन्द्र तायल जी जल्दी से एक रिएक्शन, क्या मुद्दे कम पड़ गए? एक तो उन्होंने अभी भी सारी डिबेट निकाल दी 1 घंटे की, अभी भी उन्होंने इतनी शर्म नहीं आई कांग्रेस को कि चन्नी की स्टेटमेंट को कंडेम करें। कौशिक साहब कर दीजिए सर, कर दीजिए, मैं करवा लेती हूँ, रुकिए मैं करवा लेती हूँ। तायल साहब रुकिए, दिल मार के मत जाइएगा, डिबेट से करवा लेती हूँ। कौशिक साहब कह दीजिए एक बात कि गलत है। सुनो ना, इसे मेरा फाइनल कमेंट ही समझना आप। हाँ बोलिए बोलिए। आपसे सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि अभी केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की NIA जांच की स्वीकृति की है ना राज्यपाल ने, कई महीने से मामला चल रहा था और हम ये कह रहे थे कि जिस व्यक्ति ने खालिस्तानियों से पैसा ले लिया हो उसके खिलाफ तो तुरंत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था। कई महीनों तक मोदी सरकार क्यों सोई रही? इसी तरह से हम आज भी कह रहे हैं
सबसे पहले मुकदमा दर्ज होना चाहिए चन्नी के खिलाफ कि भाई वो ये बताए कि भाई तेरे पास क्या सबूत है, ठीक, कि भाई सरकार इस तरह की घटनाओं को अंजाम साहब देती कब है। मुकदमा करा रहे हैं? वो ये कह रहे हैं दूध का दूध पानी का पानी कर लीजिए ना, किसने रोका है आपको? कीजिए मुकदमा, उठा के अंदर बंद कीजिए, पूछिए सब जल्दी से, ताकि आगे भी लोगों को सबक मिले। अगर कांग्रेस उसका कैंडिडेचर रद्द कर रही है, वो कह रही है कि आप कैंडिडेट नहीं रहेंगे, अंदर चले जाएंगे तो सब कुछ अपना भी बंद हो जाएगा। किसने रोका है आपको? कीजिए ना उठा के अंदर बंद। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तजेंद्र पाल जी जल्दी से फाइनल कमेंट। कोर्ट केस होगा। इन्होंने एक बात अफजल गुरु की करी थी कि किसने किया, चिदम्बरम जी ने उसकी हैंगिंग के बाद भी कहा कि वो डिसीजन को फांसी कांग्रेस सरकार के समय में लगी थी। बीजेपी चलिए ठीक है सर, फाइनल कमेंट है सर, बस माफी के साथ। डिसीजन ठीक नहीं हुआ। ठीक है सर। हाँ बात कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, आपने बात की। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का वक्त के लिए। माफी के साथ मैं आप सभी को यहाँ पर रोक रही हूँ। धीरेन्द्र तायल साहब, विजय कौशिक साहब, तेजंत पाल त्यागी साहब, मुदस्सिर राणा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। दरअसल समझने की कोशिश यही कर रहे थे कि शहादत पर सियासत क्यों और कब तक, क्यों राजनीति के लिए शहीदों की शहादत का इस्तेमाल होता रहेगा, और साथ ही साथ सवाल ये भी कि शहादत का, बलिदान का अगर आप लोग सम्मान नहीं कर पा रहे तो मेहरबानी करके अपमान भी मत कीजिए। फिलहाल क्रॉस फायर में अभी के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, बने रहिए जनतंत्र के साथ। Yes, the sun's heat can fry the egg. Can it melt us? We won't melt. But yes, serious things may happen to us. Like what, Daddy? It's a heat wave. Very harmful. And people don't give much importance to it until they get hurt. What should we do to protect ourselves? We should listen to radio, watch TV, read newspaper for local weather news. Use homemade drinks like lassi, thorani, lemon water, buttermilk, etc. to keep yourself hydrated. Cover your head. Use a cloth, hat or umbrella. Enjoy the summer, but beat the heat. Be smart. Be prepared. क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है? वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लिवर को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका फ़र्क महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपये की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। Municipal corporations are prepared to minimize the impact of extreme heat on citizens. They issue advance warning of heat waves via SMS, radio, television, and newspapers. Maximum effort is made to provide water and electricity, especially on heat wave days. Employers have been advised to alter work shifts to cooler hours.
During heat hours, go to schools, temples, libraries, gardens, night shelters that are kept open. Additional drinking water booths have been made available. Remain hydrated. Ambulances, hospitals, and health centers have enough staff and medical supplies. Visit in case of emergency or call the 108 ambulance immediately. Be alert, be safe. जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।